नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 25वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पर्यावरण चेतना के बारे में आज हम लोग ना थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों का आपका सिलेबस को दिखाओ ना, तो सिलेबस में देखोगे तो भाग दूसरा करके आप लोगों का सामान्य ज्ञान करके इसमें दिया है। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो चौथा टॉपिक पढ़ रहे हैं, भूगोल को। और भूगोल में क्या पढ़ रहे हैं, तो भूगोल में जस्ट उसका दूसरा जो टॉपिक है ना, पर्यावरण चेतना, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और पर्यावरण चेतना क्या होता है, अगर आप लोगों को ये बताऊं ना, तो पर्यावरण के बारे में आप लोगों को कितना चेतना है, कितना अवेयर है, इसके बारे में आप लोगों को जानना होगा। और पर्यावरण के बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, अब तक की क्या किया गया है, पर्यावरण कानून क्या हुआ है, किस लिए पर्यावरण कानून लाने की आवश्यकता है, पर्यावरण बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ा है, और क्या क्या प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण से क्या क्या हम लोगों को दुष्परिणाम देखने को मिलता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ जो है वो बन जाए। तो सबसे पहला आप लोगों को देखो, आज का जो टॉपिक है वो पर्यावरण चेतना है। और पर्यावरण चेतना क्या होता है, तो सबसे पहले इसका जो परिभाषा टाइप से जो थ्योरी दिया है ना, तो उसको पढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड ने पर्यावरण के स्वरूप को परिभाषित किया है। किसने परिभाषित किया है, तो ऑक्सफोर्ड ने किया है, ठीक है। क्या बोला है इसके बारे में, वह प्राकृतिक संसार जो भूमि, वायु और जमीन के बीच अंतर संबंधों के साथ साथ अन्य जीवों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और संपदाओं के बीच अंतर संबंधों को सम्मिलित किए रहता है। तो इसे क्या बोलेंगे, पर्यावरण चेतना कहेंगे। किसके अनुसार, तो ऑक्सफोर्ड के अनुसार, ठीक है। तो इसे आप लोग केवल एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। पर्यावरण चेतना मानव जीवन एवं पर्यावरण एक दूसरे के पर्याय है। जहाँ मानव का अस्तित्व पर्यावरण से है, वही मानव द्वारा निरंतर किए जा रहे पर्यावरण के विनाश से हम भविष्य की चिंता सताने लगी है। पर्यावरण की कठोरता मानव को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका हालिया उदाहरण केदारनाथ जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा है। वैश्विक मानव के रूप में यह संकट सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि समूचे मानव जाति का है। पर्यावरण से हमारे रिश्तों की प्रकृति हमारे अस्तित्व को निर्धारित करती है। तो आप लोगों को केवल ना इसमें एक जो भूमिका है ना उस प्रकार से बताया गया है, तो एक बार आप लोगों को इसको पढ़ लेना है, ठीक है। आप लोगों को इसमें क्या बोला है कि हम लोगों को प्रकृति जो है ना उसकी किस प्रकार से उसकी चेतना रखनी चाहिए, उसका केयर करना चाहिए, प्रकृति की उसकी देखभाल करना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोगों को बताया गया है। और साथ ही एक उदाहरण के साथ हम लोगों को बताया गया है। हाल ही में कुछ वर्ष पहले केदारनाथ में एक बहुत बड़ा बाढ़ आया था ना, जिसके कारण क्या हुआ था, जन धन सारी चीज़ों की हानि हुआ था, प्राकृतिक जो आपदा आया हुआ था। तो उसी का उदाहरण लेके इसमें बताया गया है, ठीक है, कि हमको पर्यावरण की चेतना किस प्रकार से रखना चाहिए, कैसे हमें पर्यावरण की क्या है देखभाल करना चाहिए, मतलब उसका रख रखाव रखने चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से सीधे संबंध रखता है और उसे प्रभावित करता है। पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण की वास्तविकता को बनाए रखना होगा। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए तथा साथ ही साथ पर्यावरण स्वच्छता और सुरक्षा के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। धरती पर रहने वाले सभी व्यक्ति द्वारा उठाए गए छोटे कदमों के माध्यम से हम बहुत ही आसान तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। हम पर्यावरण की वास्तविकता को बनाए रखने के मुहिम की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा सा और थ्योरी है इसको, तो ध्यान से इसको पढ़िए। पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न रक्षा उपाय है, जैसे प्रदूषण के खतरे को बताना, पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 को कड़ाई से लागू करना, जंगलों की कटाई को रोकना, जनसंख्या को नियंत्रित करना आदि। तो आप लोगों को ना केवल इसमें एक भूमिका के तौर पर आप लोगों को बता दिया है कि किस प्रकार से हमें प्रकृति की क्या करना चाहिए, सुरक्षा चाहिए करना चाहिए, कि किस प्रकार से हमें प्रकृति की रक्षा करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए और उसके देखभाल करना चाहिए। तो ये हमें क्या है एक भूमिका के तौर पर इसमें बताया गया है। उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण कानून कब आया था, 1986 में आया था। तो इसे आप लोगों को केवल एक बार ध्यान रखना है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा ना कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या किया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो केवल आप लोगों को इस भूमिका में इतना ही केवल आप लोगों को भूमिका के तौर पर पढ़ना था। कोई इसमें स्पेसिफिक डाटा को याद रखने का या रटने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को केवल मेरा मकसद जो है ना वो भूमिका के तौर पर बताना था। चलिए अब हम लोग ना इसी से रिलेटेड ना जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ ना, तो आप लोगों को केवल ना 1 से लेकर के 25 तक की क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। लेकिन इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। कितने, तो
इस प्रॉपर टॉपिक से टोटल 40 क्वेश्चन लेकर के आऊँ, जिसमें से आप लोगों को केवल मैं ना 25 क्वेश्चन कराऊंगा और शेष 15 क्वेश्चन जो रहेगा वो आप लोगों को होमवर्क के तौर पर छोड़ दूंगा। आप खुद से उसको होमवर्क कर लीजिएगा और मैं जो आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा ना, उस पीडीएफ के लास्ट में ना उसका आंसर को भी डाल दूंगा। तो वहाँ से आप लोग क्या करना, अपना जो तैयारी है वो कर लेना, दोबारा अच्छे से एक बार और पढ़ लेना, ठीक है। और ये जो पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। सारे ऑप्शन को मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि अलग से अगर आप लोगों को ना पर्यावरण चेतना क्या होता है इसका अगर आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊँ, फिर से उसके बाद आप लोगों को एमसीक्यू कराऊँ, तो वो आप ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करूँगा, जितने प्रकार से क्वेश्चन जो है ना उस प्रॉपर टॉपिक से बन सकते हैं वो क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा, ताकि उस टॉपिक से ना आप लोगों की तैयारी हो सके क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ठीक है। और सारी चीज़ों को आप लोगों को समझाते हुए चलूँगा मैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। कौन से तत्व का नाम ग्रह के नाम के समान है? तो आपको बताना है ऐसे कौन सा तत्व है जो ग्रह के नाम के समान है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए Hg, ऑप्शन बी पीओ, ऑप्शन सी पीयू या ऑप्शन डी आरए। तो प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है Hg, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन से तत्व का नाम ग्रह के नाम के समान होता है, तो ये Hg इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो ये जो Hg है ना उसे मरकरी भी कहा जाता है अंग्रेजी में, आप लोगों को पता होगा। और मरकरी क्या है, तो एक एक रासायनिक तत्व है जिसका नाम क्या है, जिसके नाम जो है ना वो ग्रह के नाम के समान होता है। और इसको और क्या नाम से जाना जाता है, तो क्वांथक सिल्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये क्या होता है, एक चमकदार ना चांदी के सफ़ेद धातु के समान होता है, ठीक है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, अगर आप लोगों को ये बताऊँ ना, तो आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि एक जो ना थर्मामीटर होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें क्या होता है एक सफ़ेद का ना एक बॉर्डर निकलता है, देखे होंगे ना बीच से। जो डॉक्टर होता है वो तापमान नापने के लिए इसमें बुखार है आप लोगों में या नहीं है, तो वो जो पारा जो निकलता है ना जिसमें जो उसका तापमान को बताता है, तो इसे ही क्या बोलेंगे, तो इसे ही मरकरी कहा जाता है। या इसे ही और क्या नाम से जाना जाता है, तो इसे ही पारा के नाम से जाना जाता है। तो यही जो पारा है ना, तो उस वो क्या कहलाता है, Hg कहलाता है। और इसका जो नाम है ना वो एक ग्रह के नाम के समान है, तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और मरकरी जो होता है ना वो ऊष्म के सामने आते ही, ऊष्म मतलब जो गर्म होता है ना, चाहे वो बॉडी हो चाहे वो कोई भी स्थान हो, उसके सामने आते ही क्या होता है वो पिघलने लगता है, जो पारा होता है वो। और पिघलते तो क्या होता है वो फैलते हैं, ठीक। थर्मामीटर में वो भी लगा रहता है पारा, तो ये आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। अभी हाल ही में तो डिजिटल वाला नापने वाला आ गया है, लेकिन पहले वही था, डॉक्टर जो उपयोग करते थे, वो आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर होगा ना Hg, इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसे मरकरी के नाम से जानते हैं। और मरकरी का एटॉमिक नंबर क्या है, तो मरकरी का जो एटॉमिक नंबर है वो 80 है, आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोग विज्ञान फील्ड से होंगे ना तो अच्छे से आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को आप ध्यान से पढ़िए। इसरो का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा या ऑप्शन डी हैदराबाद। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इसरो का मुख्यालय स्थित है, तो इसरो का जो मुख्यालय स्थित है वो बेंगलोर में है, ये आप लोगों को याद रखना है। और बेंगलोर कहाँ है, तो बेंगलोर जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप लोगों को ना इसरो के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। कब? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसरो के संस्थापक जो है वो विक्रम साराभाई थे। कौन? तो विक्रम साराभाई जो है वो इसरो के संस्थापक हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो वी नारायण है। कौन? तो वी नारायण जो है ना वो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है, ये आप लोगों को याद रखना है। इससे पहले उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इससे पहले जो अध्यक्ष थे ना वो एस सोमनाथन थे। कौन? तो इससे पहले जो अध्यक्ष थे ना वो एस सोमनाथन थे, तो ये आप लोगों को याद रखना है। वो 2022 से लेकर के 2025 तक की वो क्या था, तो वो इसरो के क्या था, तो प्रमुख था वो, मतलब उसका अध्यक्ष था, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों को ना ऑप्शन नंबर सी श्रीहरिकोटा के बारे में बता देता हूँ। श्रीहरिकोटा का जो है ना वो एक प्रक्षेपण केंद्र है, मतलब जहाँ से ना सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, रॉकेट को लॉन्च किया जाता है ना, तो वो स्थान है श्रीहरिकोटा जो है वो। लेकिन इसरो का जो मुख्यालय
वाला है वो बेंगलोर है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ कौन सा शहर पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान रहा है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी कुवैत या ऑप्शन डी दिल्ली। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी, इसमें कुवैत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ कौन सा शहर पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान रहा है? तो कुवैत जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुवैत में क्या हुआ था, 53.2 डिग्री सेल्सियस जो पृथ्वी में ना सबसे गर्म स्थान का रिकॉर्ड इसको प्राप्त है। हम लोग अगर देखोगे ना, तो अभी वर्तमान में अगर 30 से 35 डिग्री होता है तो हम तो उबलने लगते हैं, तो यहाँ तो 53 डिग्री था जी। तो देखो इसका क्या हाल हुआ होगा उस शहर का। तो इसीलिए क्या है, वहाँ पूरे के पूरे रेगिस्तान भी होने के कारण ना उसमें जो ना गर्मी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कुवैत शहर में क्या था, 53.2 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो सबसे गर्म स्थान था पृथ्वी का। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और ये जो क्वेश्चन है वो प्री बीएड 2023 में ये पूछा गया था, तो ये आप लोगों के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए। इसरो ने वर्ष 2022 के अपने पहले प्रक्षेपण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ऑप्शन ए IOS-4, ऑप्शन बी IOS-2, ऑप्शन सी IOS-3 या ऑप्शन डी IOS-5। तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए IOS-4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इसरो ने वर्ष 2022 के अपने पहले प्रक्षेपण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो वो IOS-4 को लॉन्च किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और अगर आप लोगों को इसके बारे में स्पेसिफिक जो डाटा है वो बताऊँ ना, तो 14 फरवरी 2022 कब, तो 14 फरवरी 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ना श्रीहरिकोटा जो आप लोगों को बताया था ना, जो एक प्रक्षेपण केंद्र है, तो वहाँ से ना IOS-4 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और इसका मकसद क्या था, तो पृथ्वी के ना धरती से लगभग 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर ना जो सूर्य की ध्रुवीय कक्ष है ना, तो वहाँ पर उसको स्थापित किया गया था। और उसके स्थापित करने का क्या मकसद था, तो रडार इमेजिनिंग सैटेलाइट था वो। क्या? तो रडार इमेजिनिंग सैटेलाइट सिस्टम जो था ना उसको लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, कृषि, वानिकी, वन रोपण, मृदा में नमी और जल विज्ञान, तो बाढ़ वगैरह की सारे जो मानचित्र वगैरह थे ना, तो स्पेसिफिक मौसम की जानकारी के लिए इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो वो धरती से 529 किलोमीटर की दूरी पर क्या किया गया था, उसको स्थापित किया गया था। और उसका नाम क्या था, तो IOS-4 था। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, और वो कौन से रॉकेट से उसको छोड़ा गया था, तो वो जो रॉकेट का नाम था वो PSLV-C52 है। कितना? तो PSLV-C और 52 था इसका नाम, कुछ ऐसे ही था। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या रखना है, एक बार पढ़ लेना है। और आप लोगों को ना इसका ये जो PDF है वो प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को ये पता होगा ना, ये PSLV, GSLV, ये जो अलग अलग सुने होंगे ना, वो सारे के सारे रॉकेट का नाम है। जो रॉकेट जो होता है ना, जिसमें बारूद वगैरह रहता है, जो सैटेलाइट को ऊपर ले जाने का काम करता है, तो उसका नाम होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन इसमें से गलत है। पहला आपको दिया है जैव विविधता दिवस 25 दिसंबर, दूसरा दिया है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, तीसरा दिया है ओजोन दिवस 16 सितंबर, चौथा दिया है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पाँचवा दिया है पृथ्वी वन्य जीव दिवस 3 मार्च। ऑप्शन ए 1 एवं 3, ऑप्शन बी 3 एवं 4, ऑप्शन सी 1 एवं 5 या ऑप्शन डी 2 एवं 4। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 5 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में सुमेलित नहीं है, मतलब जो गलत है उसको पूछा है, तो 1 एवं 5 जो है इसमें गलत हो जाएगा। कैसे? तो पहला इसमें दिया है जैव विविधता दिवस 25 दिसंबर दिया है, तो जैव विविधता दिवस जो है ना वो 25 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता जो दिवस है ना वो 22 मई को मनाया जाता है। कब? तो 22 मई को वो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। 25 दिसंबर इसमें
इसमें जो दिया है ना वो इसमें गलत हो जाएगा। उसके अलावा देखो इसमें पांचवा दिया है विश्व वन्य जीव दिवस करके दिया है, तो विश्व वन्य जीव जो दिवस है ना वो 3 मार्च को ही मनाया जाता है, इसमें ये गलत नहीं है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि ऑप्शन नंबर ये जो पांचवा है उसको भी क्यों लिया गया है। तो अगर आप लोग ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें केवल पहला वाला जो है ना वो इसमें गलत है। तो पहले वाले को लेने के चक्कर में ना पांचवे वाले को भी ले दिया गया है। क्यों? क्योंकि पहला और किसी में ना क्या है, और किसी में नहीं है, इसके वजह से तो ये ले लिया गया। बाकी आप लोग बोलोगे ना विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, उसके अलावा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ये भी करेक्ट है। और 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको लिया गया है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें चारों के चारों जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, केवल जो गलत है ना वो पहला वाला गलत होगा। और पहला वाला किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में केवल इसमें है, तो इसीलिए पहला वाला लेने के चक्कर में ना ये पांचवा को भी ले लिया गया है। ठीक है, क्योंकि और किसी ऑप्शन में पहला को तो दिया ही नहीं गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो ऐसे ही आप लोगों को लेना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से पढ़िए। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट ISFR की रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों की कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का खाली स्थान है। आप लोगों को ये बताना है कि इसमें कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 21.05, ऑप्शन बी 21.50, ऑप्शन सी 22.05 या ऑप्शन डी 22.50। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 21.05% जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट ISFR की रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों की कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो 21.05% है। ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो रिपोर्ट है ना वो 2011 में आया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है ISFR के अनुसार। ठीक है, तो 21.05% जो है ना वो था भारत में कुल क्षेत्रफल का। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर अभी की डेट में कूट में पूछा जाने वाला है। सारे प्रश्न कूट में नहीं पूछा जाता है, एक पहला आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो ना तो उस टॉपिक से ज़्यादा डाटा आप लोग कलेक्ट करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। क्यों? क्योंकि देखो जो भी एग्जाम को ऑर्गेनाइज करेगा, पेपर को जो छांटेगा ना, तो वो अपने मन से क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आप लोगों से क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा आप लोगों के सामने। पहले से कोई भी बुक में पहले से कूट में दिया हुआ नहीं रहता है अपने से, तो उन लोग क्या करते हैं अपने से कूट में जो प्रश्न है वो बनाते हैं। इसके वजह से आप लोग को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा है ना उसको कलेक्ट करने की कोशिश करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को आप ध्यान से पढ़िए। घास के मैदान के परितंत्र में निम्न में से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है? ऑप्शन ए टिड्ढा, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी सांप या ऑप्शन डी गिद्ध। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी मेढक इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? घास के मैदान के परितंत्र में निम्न में से कौन से द्वितीयक उपभोक्ता है? तो इसमें पूछा गया द्वितीयक उपभोक्ता, तो द्वितीयक उपभोक्ता जो होगा ना वो मेढक इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों को बता रहा हूँ घास के मैदान के परितंत्र कैसा होता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहला जो पेड़ पौधा जो होगा ना, तो पेड़ पौधा जो आएगा ना वो उत्पादक की श्रेणी में पहला आ जाएगा। पेड़ पौधा हो गया या घास फूस हो गया ना, तो वो उत्पादक की श्रेणी में आ जाएगा ऐसे। उसके बाद ना जो घास को खाएगा जो जीव ना, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता का आ जाएगा। क्या? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो वह आएगा जो घास फूस को खाता है, जो क्या होता है जो वेजिटेबल को खाता है, जैसे टिड्ढा हो गया, गाय बैल हो गया, तो वो क्या होगा प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता में क्या आएगा, तो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वो आएगा जो ना ये जो घास फूस को खाने वाला जो जीव है ना उसे अगर खाता है ना, तो वो क्या आएगा द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में ये आ
आ जाएगा। जैसे देखो टिड्ढा जो होता है वो क्या खाता है, वो घास फूस को खाते रहता है। अब टिड्ढा को अगर मेढक खाएगा तो वो द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएगा। उसके अलावा तृतीयक उपभोक्ता कौन होगा, तो तृतीयक उपभोक्ता वो उपभोक्ता होगा जो द्वितीयक उपभोक्ता को खा जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या है अलग अलग 4 वर्ग में बांटा गया है ऐसे करके। एक वर्ग ये अपने आप में उत्पादक हो जाएगा और 3 वर्ग प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो यह आप लोगों को याद रखना है। जो पेड़ पौधे घास फूस होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो उत्पादक कहलाएंगे, जो सूर्य की किरण से डायरेक्ट अपना भोजन तैयार करता है। तो पेड़ पौधा उत्पादक में आ गया। अब प्राथमिक उपभोक्ता किसे बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता उसे बोलेंगे जो घास फूस को खाता है, मतलब जो पेड़ पौधे के पत्ते को घास फूस को खाता है ना, तो वो तमाम जीव को प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे गाय बैल वगैरह हो गया, टिड्ढा वगैरह हो गया, ये हुआ। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आएगा, जैसे मेढक हो गया, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। मेढक जो होता है वो टिड्ढा को खा जाता है ना, तो ये इसको खाएगा तो ये क्या होगा, द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत ये आ जाएगा। और इसमें भी बोला है द्वितीयक उपभोक्ता, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आएगा, तो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत सांप आ जाएगा। कौन, तो सांप जो है ना, तो वो क्या आएगा, तो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। तो यह आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि मेढक को कौन खा जाता है, सांप खा जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत ये भी आ जाता है। ठीक है, अलग अलग डायग्राम में अलग अलग बनते रहता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसके अंतर्गत करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वायुमंडल में निम्न में से किसकी मात्रा में गिरावट आती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी ओजोन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वायुमंडल में निम्न में से किसकी मात्रा में गिरावट आती है, तो वो ओजोन की मात्रा में गिरावट आता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और ओजोन क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा, अपने पिछले क्लास में भी मतलब ना 9वीं 10वीं के आसपास में भी पढ़ा होगा कि वायुमंडल में एक परत पाया जाता है, ओजोन परत। और ओजोन परत का काम क्या होता है, तो सूर्य के द्वारा जो पराबैंगनी किरण आते रहता है ना, तो उसको रोक देता है। ये जो परत होता है ना, वो रोक देता है ओजोन परत, जिसके कारण ना हमको क्या मिलता है, स्वच्छ वाला जो इसका जो किरण है वो मिलता है, जो हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाता, नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर ये पराबैंगनी किरण जो है ना वो डायरेक्ट हम तक पहुंचे और ये ओजोन परत ना रहे, तो क्या हो सकता है, तो ना क्या हो सकता है, स्किन रोग जो होता है ना, स्किन कैंसर जो होता है ना, वो तक की हो सकता है। चर्म रोग जिसे बोलते हैं ना, वो हो जाता है। ठीक है, और स्किन रोग भी हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, हमारे नेचर ने हमको ये वरदान दिया है कि हमारे ना पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनिक हानिकारक किरण है उसको पृथ्वी तक पहुंचने पर रोक देता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और ओजोन परत कौन से मंडल में पाया जाता है, तो वो संताप मंडल में पाया जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ना सबसे ज़्यादा जो होता है ना, वो पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या आता है लेकिन जा नहीं पाता। मतलब ये है कि सूर्य का किरण क्या करता है, धरती पर तो आता है लेकिन आने के बाद वो लौट नहीं पाता है। इसके कारण आप लोगों ने सुना होगा कि धरती का तापमान लगातार क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है उसमें। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसके कारण। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से देखिए। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित रोगों का मिलान कीजिए। मतलब एक तरफ पर्यावरण प्रदूषण दिया और दूसरों तरफ उसका रोग को दिया है। सबसे पहला ए करके दिया है जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा मृदा प्रदूषण और चौथा ध्वनि प्रदूषण। उसके अलावा पहला ब्रोंकाइटिस और दूसरा दिया है गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, तीसरा दिया है डिफनेस और चौथा दिया है खाद्य विषाक्तता। तो आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, एक तरफ आप लोगों को ना पर्यावरण प्रदूषण को दिया है और दूसरे तरफ उससे होने वाले रोग को दिया है। तो सबसे पहला ए को देखो, जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो इंस्टोइंटाइटिस होता है। क्या? तो इंस्टोइंटाइटिस होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जल प्रदूषण से इंस्टोइंटाइटिस होता है। ठीक है, बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है लेकिन थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा को पढ़िए, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से क्या होता है? तो वायु प्रदूषण से ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी होता है। उसके अलावा तीसरा मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण से क्या होता है? खाद्य विषाक्तता होता है। मतलब हम लोगों की खाने पीने की चीज़ कहाँ उगता है जी? तो वो मृदा में, मिट्टी में ही उगता है, तो खाद्य विषाक्तता होता है। उसके अलावा चौथा ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? डिफनेस होता है। क्या? तो ध्वनि प्रदूषण से डिफनेस होता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऊर्जा के उपयोग में कमी लाने, ऑप्शन बी SO2 के उत्पादन को सीमित करने, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से, या ऑप्शन डी प्रकाश रासायनिक धुंध के उत्पादन में कमी लाने से। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? टोक्यो सम्मेलन किससे संबंधित है? तो टोक्यो सम्मेलन जो संबंधित है वो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से, ये आप लोगों को याद रखना है। और अगर आप लोगों को टोक्यो सम्मेलन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप लोगों को बताओ ना, तो टोक्यो सम्मेलन का जो आयोजन है वो 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। कब? तो 11 दिसंबर 1997 को किया गया था। कहाँ किया गया था? तो वो जापान के टोक्यो नामक शहर पर क्या किया गया था? ये जो सम्मेलन है ना उसका आयोजन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो पृथ्वी पर बढ़ रहे जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है ना, मतलब जो गर्म हवा जो हो रहा है ना, बढ़ रहा है पृथ्वी पर, जिसके कारण उसके तापमान में वृद्धि हो रहा है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए, कम करने के लिए ना ये जो टोक्यो सम्मेलन है वो किया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। भारतीय वन राज्य प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वनाच्छादन में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या क्रम है? ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी चतुर्थ, या ऑप्शन डी पंचम। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी तृतीय इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय वन राज्य प्रतिवेदन 2011 के अनुसार वनाच्छादन में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या क्रम है? तो देखो, 2011 में एक क्या किया गया था? सर्वे किया गया था, जिसके अनुसार ना छत्तीसगढ़ में जो वन का क्षेत्रफल है वो कौन से क्रम में आता है संपूर्ण भारत में? तो वो तीसरे क्रम में आता है। यह आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले क्रम में कौन आता है? तो सबसे पहले क्रम में मध्य प्रदेश आता है। मतलब मध्य प्रदेश में ना सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। दूसरा में कौन आता है? तो दूसरा में जो आएगा ना वो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। कौन? तो दूसरा में जो आएगा वो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। और तीसरा में कौन आएगा? तो तीसरा में छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ठीक है, तो 2011 में जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार सबसे पहला में जो आएगा वो मध्य प्रदेश होगा, दूसरा में जो आएगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा, और तीसरे नंबर पर जो आएगा वो छत्तीसगढ़ आ जाएगा। तो इन तीनों ही प्रतिशत को आप लोगों को याद रखना है। और वन कितने प्रकार के होते हैं? तो वन लगभग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले आरक्षित वन हो जाएगा, दूसरा संरक्षित वन हो जाएगा, और तीसरा अवर्गीकृत वन हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार के जो वन है ना वो लगभग पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों को आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को ध्यान से पढ़िए। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए जैवमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी जीवोम, या ऑप्शन डी स्थलमंडल। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जैव मंडल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। तो पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र होगा ना वो जैव मंडल इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जैव मंडल उसे कहते हैं जिसमें संपूर्ण जो जीव जंतु है ना वो सारे के सारे निवास करते हैं, रहते हैं, तो वो क्या होगा? जैव मंडल इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए।
पढ़िए। सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरण किसका निर्माण करती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड या ऑप्शन डी ओजोन। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी ओजोन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणें किसका निर्माण करती है? तो सूर्य प्रकाश में जो पराबैंगनी किरणें होता है, जो लेयर आप लोगों को बताया था ना, वो किसका निर्माण करेगा जी? ओजोन का ही ना होता। और ओजोन क्या करता है? पराबैंगनी किरण को धरती पर आने से रोक देता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और ओजोन परत जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो संताप मंडल में पाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को अब ध्यान से पढ़िए। कृषि क्षेत्र में सैटेलाइट किस तरह से उपयोगी है? ऑप्शन ए मौसम की जानकारी, ऑप्शन बी फसल स्वास्थ्य की देखरेख, ऑप्शन सी बायोमास की मैपिंग या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कृषि क्षेत्र में सैटेलाइट किस तरह उपयोगी है? तो कृषि क्षेत्र में जो उपयोगी होगा सैटेलाइट ना, वो मौसम की जानकारी भी देता है। सटीक जानकारी मिलता है ना जी, कब बारिश होगा, कब नहीं होगा, कब मौसम बदलाव लेगा। उसके अलावा फसल स्वास्थ्य की देखरेख करने में भी सहायता होता है कि किस मौसम में कैसा फसल हो सकता है। उसके अलावा बायोमास की मैपिंग भी किया जा सकता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। भारतवर्ष में पश्चिमी घाट को जैव विविधता का सप्त स्थल कहे जाने का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए उच्च एंडेमिज्म, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय जलवायु, ऑप्शन सी अधिक ऊंचाई या ऑप्शन डी सदाबहार वनों का पाया जाना। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए उच्च एंडेमिज्म करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतवर्ष में पश्चिमी घाट को जैव विविधता का सप्त स्थल कहे जाने का प्रमुख कारण है। तो सप्त स्थल कहे जाने का जो प्रमुख कारण है ना पश्चिमी घाट को जैव विविधता का, तो वो उच्च एंडेमिज्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि उच्च एंडेमिज्म क्या होता है? तो अगर आप लोगों को उच्च एंडेमिज्म के बारे में बताऊँ ना, तो उच्च एंडेमिज्म उसे कहते हैं किसी विशेष छोटे या भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे द्वीप, पर्वत, झील, तो ऐसे में ना बड़ी संख्या में ऐसे प्रजातियों का पाया जाना जहां दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। तो एक विशेष क्षेत्र में विशेष प्रजातियों का पाया जाना को क्या बोला जाता है? तो वो उच्च एंडेमिज्म कहा जाता है, जहां उस विशेष प्रजाति का पाया जाता है और दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है, तो उस स्थल को उच्च एंडेमिज्म कहा जाता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को ये प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर के जितना भी क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों को मैं क्या करता हूँ, सारे के सारे को आपके ना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आप लोगों को डाल देता हूँ। तो वहाँ से इन सारे प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लगभग 25 से 30 प्रश्न और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए है, तो कम से कम आप लोग एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। केवल ज़्यादा टफ नहीं है, ये ईजी है। तो आप लोगों को ना वहीं आप लोगों को क्या करूँगा, व्हाट्सअप ग्रुप में प्रोवाइड कर लूँगा, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और इसका जो आंसर है ना वो मैं क्या करूँगा, इस PDF के लास्ट में डाल दूंगा। तो लगभग 40 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सारे के सारे को एक बार केवल आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, इस PDF फॉर्मेट में। तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। केवल मैं आप लोगों को 15 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। और ये सारे के सारे क्वेश्चन केवल उन्हीं को मिलेगा जो व्हाट्सअप ग्रुप में क्या करेगा, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ा रहेगा, उन्हीं को दूंगा मैं। कोई अलग से टेलीग्राम चैनल वगैरह में नहीं डालूंगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन करने के लिए आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो उसमें आप लोगों को नॉमिनल चार्ज पे करके आप लोगों को क्या करना करूँगा, मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप में, और जितना भी क्लास लिया हूँ सारे के PDF को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो सारा PDF को पढ़ लेना आप लोग। क्यों? क्योंकि आप लोगों का सिलेबस वाइज सारा जो क्वेश्चन है वो छांट छांट करके लेकर के आता है, जो आने लायक होता है उसको। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप ज्वाइन कर लेना व्हाट्सअप ग्रुप को, और क्या करना वहाँ से डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।